क्या हुआ जब हम एग्जामिनेशन हॉल में गए, हमें समझ ही नहीं आया कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे आंसर शीट में तो कोई फायदा नहीं है। तो आपने बेटा पैसे दिए हैं इन आंसर शीट्स के, तो कोई कंजूसी नहीं करनी है। इसने मेरी मदद करी थी तब, आज तो बदला चुकाना है। हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, एवरीवन इज फाइन। मेरा नाम है समृद्धि, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर। एंड आज के सेशन में टेंशन मतलब बायोलॉजी नहीं पढ़ाने वाली हूं। तो फिर मैम आज क्या करने वाले हैं हम इस सेशन में? आपको पीछे दिख रहा होगा साइंस। यस, तो साइंस का हमारा पेपर है और जब साइंस का पेपर हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे हमको मिलते हैं अक्सर और वो एक क्वेश्चन हमारे पास लेकर आते हैं। उनके मन में कुछ बातें होती हैं, जैसे कि मैम आपने जो भी कहा था हमने वो पढ़ा, हमने रिवीजन भी करी थी, हमने सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे और हमने पीवाई के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी थी। बट पता नहीं क्या हुआ जब हम एग्जामिनेशन हॉल में गए, हमें समझ ही नहीं आया कि हम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। हम एमसीक्यू पहले करें, हम केस बेस्ड क्वेश्चन पहले करें, हम क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से हमको आंसर लिखना है, ये बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे दिमाग में थी। तो उसी कंफ्यूजन को आज हम क्या करने वाले हैं, इस सेशन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपने कितनी ही पढ़ाई करी हो, अगर आप अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे आंसर शीट में तो कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आप जाके अपने एग्जामिनर को ये तो नहीं बता सकते ना कि मैंने ये पढ़ा था, देखो ऐसे होता है वैसे होता है। टीचर या जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करने वाला है वो आपको जज करेगा प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर शीट, राइट? तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, आपकी टाइम मैनेजमेंट, आपका पेपर प्रेजेंटेशन, ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने में कि आप क्या स्कोर करने वाले हो। सो आज के सेशन में कुछ ऐसी ही बातें करेंगे कि हम अपने पेपर प्रेजेंटेशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट हमको कैसे करनी है व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड एज यू ऑल नो बेटा, हमारा जो कोई भी पेपर होता है दैट इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स। साइंस की वेटेज भी क्या है हमारी, टोटल परसेंटेज में हमारी 100 मार्क्स की जो वेटेज है वो साइंस की है। अब साइंस जो एज द होल सब्जेक्ट है, हम सभी को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें इंक्लूडेड है। फिजिक्स की वेटेज 25 मार्क्स होने वाली है, केमिस्ट्री की वेटेज होने वाली है 25 मार्क्स एंड 30 मार्क्स की वेटेज होगी हमारी बायोलॉजी की। बट ओवरऑल अगर हम मिलाएं, ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा बेटा 100 मार्क्स की वेटेज है जिसमें कि हमारा 80 मार्क्स का जो है थ्योरी का पेपर आने वाला है एंड बाकी के बेटा जो 20 मार्क्स हैं वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के होंगे, राइट? ये हमारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं जो कि अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आपने पूरा साल स्कूल में किया होगा, आपकी फाइल्स टाइम पे सबमिट हुई कि नहीं हुई, आपने नोटबुक में काम किया था कि क्या नहीं किया था, प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया, क्लास टेस्ट हो गए, सारी जो ओवरऑल चीजें थी इंटरनल असेसमेंट में वो 20 मार्क्स में आ जाती हैं। ये 80 मार्क्स का जो है हमारा, ये है हमारा थ्योरी का पेपर। अब ये जो थ्योरी का पेपर है 15 मिनट प्लस 3 आवर्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम 3 घंटे का पेपर होता है। भाई पेपर 3 घंटे का नहीं, 15 मिनट प्लस 3 घंटे का होता है। डोंट अंडर एस्टिमेट दीज 15 मिनट्स। यही 15 मिनट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 15 मिनट्स में आप क्या कर रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे हमको लिखने के मिलेंगे, 15 मिनट हमको रीडिंग के मिलेंगे, 39 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिसमें कि हमारी ये 39 क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे 5 सेक्शंस में, राइट? अब ये जो 5 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, 39 क्वेश्चंस का ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। जो हमारा सेक्शन ए है जिसमें कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, इसमें बेटा 1 मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब समझते हो, एमसीक्यू टाइप। भाई 20 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं, जिसमें कि हमारे 16 क्वेश्चंस नॉर्मल एमसीक्यू जो होते हैं, 4 क्वेश्चन हमारे असर्शन एंड रीजनिंग वाले हैं। तो आप देख रहे हो बेटा 39 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाले हैं, ठीक है? मोर देन 50% ऑफ द पेपर आपका एमसीक्यू में कवर हो सकता है।
यहाँ पे एक छोटी सी गलती भी क्या होगी, डायरेक्टली हमारे 1 मार्क कटवा देगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर तुमने ऑप्शन ए बी सी डी ढंग से बता दिया है तो ठीक, ऐसा नहीं होता अरे मैम आधा आंसर लिखा है इसमें तो मैम मार्क्स मिल सकते हैं, वो स्कोप हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाई या तो तुम्हारा आंसर ठीक है या फिर तुम्हारा आंसर गलत है, देयर इज नो वे इन बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा जी, नो, या तो पूरा 1 मार्क मिलेगा या फिर पूरा का पूरा 1 मार्क कटेगा। तो मेक श्योर आप अपने इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो। मैंने अभी आपको यहाँ पे मेंशन किया कि भाई ये जो हमारे 15 मिनट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट आपको क्या करना है, इस 15 मिनट में आपको करनी है रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब जब आप अपना क्वेश्चन पेपर रीड करना शुरू करोगे तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले पेपर का क्वेश्चन पहला पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे, और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते ही आप देखोगे भाई लाइन से हमारे क्या होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे। तो उन 15 मिनट में बेटा आपको क्या कोशिश करनी है कि आप अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को दिमाग में ही क्या कर लो, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर सी होगा, एंड सो ऑन। सेक्शन बी में बेटा आपको 6 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स ईच होने वाले हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन की वेटेज 3 मार्क्स है। सेक्शन डी में बेटा 3 क्वेश्चंस होंगे जिनकी वेटेज 5 मार्क्स है, एंड सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनकी वेटेज क्या है, 5 मार्क्स है। एंड सेक्शन ई के जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आगे चलते हैं। अब जब हम कोई भी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं वहां पे 2 चीजें बहुत ही जरूरी हैं। एक हमारी पेपर की प्रेजेंटेशन, और पेपर के टाइम पे जो हमको टाइम मिला है हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले भाई जब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे सबसे पहली जो बात सब बच्चों को बता देनी चाहिए कि देखो भाई तुम्हारी आंसर शीट जो है वो डिसाइड करेगी कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो भाई तुम्हारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। अच्छी का मतलब ये नहीं है कि तुम वहां पे बिल्कुल सजा सजा के लिखने लग गए और आखिरी में आते आते तुमने कीड़े मकोड़े केचुए चला दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट एटलीस्ट ऐसी राइटिंग लिखो कि जो इजीली क्या हो, समझ आए। ठीक है, आंसर शीट की जब हम बात करते हैं तो मेक श्योर कि आप सिर्फ ब्लू पेन यूज कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं क्या, ग्रीन पेन, रेड पेन, है ना, बायोलॉजी में हम ये डायग्राम बनाने के लिए पेन यूज कर ले, कलर्ड पेन। नो, देखो बेटा आपके लिए ब्लू पेन होता है, रेड पेन एग्जामिनर के लिए होता है आंसर शीट चेक करने के लिए, है ना। ग्रीन पेन, रेड पेन ये सब आपको क्या करने हैं, बिल्कुल अवॉइड करने हैं। ब्लैक पेन भी है बेटा, कोशिश करो कि अवॉइड करो। कोई चीज अगर आपको अंडरलाइन करनी है यूज पेंसिल। एंड पेंसिल से याद आया बेटा, अगर कोई भी डायग्राम बनाने के लिए आता है, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स में आ जाए कोई रे डायग्राम बनाना, कोई सर्किट डायग्राम बनाना, या बायोलॉजी में कोई भी डायग्राम आ जाता है, यूज पेंसिल फॉर दैट। लेबलिंग करनी है, कोशिश करो सारी की सारी लेबलिंग एक तरफ हो। कोई भी डायग्राम आया है, डायग्राम में क्वेश्चन में बोला है कि भाई ये वाला डायग्राम बनाओ, तुमने आंसर नंबर लिखा, डायग्राम बनाया, उसके नीचे लिखो कि भाई ये क्या है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ हार्ट, डायग्राम ऑफ ब्रेन, डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। समझ गए? तो नीचे लिखना है। जब इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करते हो नीचे कैप्शन डालते हो ना, बिल्कुल उसी तरह नीचे लिखा होना चाहिए किस चीज का डायग्राम है। एंड कोशिश ये करनी है बेटा डायग्राम थोड़ा बड़े साइज का बनाना। ठीक है, कोई आंसर खत्म हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लो डायग्राम वाला है तो कोशिश करो जगह छोड़ दो, नेक्स्ट जो शीट है, नेक्स्ट आंसर जो हमारा क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पेपर जो है ना, वहां पे क्या करो, हमें डायग्राम बनाना है। मेक श्योर किच्चे मिच्चे छोटे छोटे डायग्राम नहीं बनाने, थोड़े बड़े साइज के डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं, डोंट यूज पेन। ठीक है, चलिए उसके अलावा बेटा ये बहुत जरूरी है जो बच्चे भूल जाते हैं, गैप बिटवीन दी आंसर्स। ठीक है, आपने एक आंसर लिखा, ठीक है, उसके बाद कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़नी है, फिर अपना आंसर लिखना है। बेटा मैं आपको बता देती हूं, आपने जो पेपर आप देने जा रहे हो सीबीएसई बोर्ड अगर एग्जाम स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा आपने कुछ एग्जामिनेशन फीस भरी होगी, है ना। तो आपने बेटा पैसे दिए हैं इन आंसर शीट्स के, तो कोई कंजूसी नहीं करनी है ना। आराम से खुला खुला करके अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, और इतना भी नहीं कि पता चले टीचर को अरे ये तो जान पूछ के खुला खुला लिख रहा है सो दैट आंसर बड़े दिखाएंगे, है ना। इतना पर्पसली भी नहीं करना, बट हाँ आपकी आंसर शीट बेटा क्लीन होनी चाहिए। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूं। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्या करना है बेटा, कुछ ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ठीक है, प्लीज ऐसे नहीं करना। आपसे अगर कोई भी चीज गलत हो जाती है, सिंपली यूज योर पेंसिल,
उस वर्ड को एक स्ट्राइक मार के क्या कर देना है, इस तरीके से कट कर देना है। कोशिश करो फ्लूइड वगैरह यूज ना करो, करेक्टिंग टेप ना यूज करो, ठीक है। जस्ट यूज पेंसिल एंड कट दैट वर्ड लाइक दिस। सो नीटनेस होनी चाहिए। आप क्या कर सकते हो बेटा, सबसे पहले तो आप देखोगे हमारी जो आंसर शीट होती है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है। जब हम नोटबुक में लिखते हैं ना, हम ऐसे लिखते हैं नोटबुक में, बट आंसर शीट आती है ऐसे। तो क्या करना है बेटा, आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा गैप आप साइड में छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा सा गैप आप इस साइड छोड़ दो एंड बीच में आप आंसर लिखो, ठीक है, ये कर सकते हो। एक और चीज याद आई बेटा नीटनेस से, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी कई बार हमें चीजें रफ वर्क में करनी पड़ जाती हैं। तो बेटा रैंडमली कहीं पे भी रफ वर्क नहीं करना है अपनी आंसर शीट में। या तो साइड में आप रफ वर्क का क्या करो, थोड़ा सा एक कॉलम बना लो साइड में, या फिर जो लास्ट पेज होता है हमारी आंसर शीट का, यूज दैट एज योर रफ वर्क एंड ऊपर लिख देना कि ये रफ वर्क है, ठीक है, समझ आया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा बेटा सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस, ये बहुत ज्यादा क्या करता है, मैटर करता है। क्यों मैटर करता है, देखो बेटा आपका जो पेपर चेक करेगा एग्जामिनर, उसके पास तीन चीजें होंगी, एक क्वेश्चन पेपर, एक उसकी आंसर की, और एक आपकी आंसर शीट, ठीक है। तो आपके एग्जामिनर को बेटा एक सेट आंसर की मिलती है जिसमें कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, आंसर होते हैं, एंड वो एग्जामिनर क्या करता है, आपकी आंसर शीट को उस आंसर की से देख के क्या करता है, चेक करता है, ये कीवर्ड लिखा है इस बच्चे ने, ये कीवर्ड लिखा है नहीं लिखा, ठीक है। तो बेसिकली जब आपकी आंसर शीट एग्जामिनर के हाथ में आएगी तो वो क्वेश्चन पेपर साथ में रखा हुआ है उसने, ठीक है। और मान लो बेटा जैसे ही आंसर शीट आई, सबसे पहला क्वेश्चन 39, फिर उसके बाद 28, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 17। टीचर क्या करेगा बेटा, एग्जामिनर परेशान हो जाएगा। कभी वो तुम्हारी आंसर शीट ऐसे पलटेगा, कभी वो अपना क्वेश्चन पेपर पलटेगा, कभी अपनी आंसर की पलटेगा, दिक्कत होगी उसको। आप टीचर को, आप एग्जामिनर को इंप्रेस करने की जगह क्या कर दोगे बेटा, डिप्रेस कर दोगे, ठीक है। वो इतना इरिटेट हो जाएगा, जहां मार्क्स नहीं भी काटने होंगे वहां वो तुम्हारे मार्क्स काट देगा। मैम क्या करें, हमें बहुत सारे मैम लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि अरे तुम्हारा पेपर ना छूटे इसलिए क्या करो, पीछे से पेपर शुरू करो, है ना। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे नहीं सीक्वेंस फॉलो करो। मैं यहाँ पे बेटा आपको दो चीजें बताऊंगी, जो भी चीज आपको ठीक लगे आप वो करना। सबसे पहले तो भाई कोशिश ये करनी है कि अपने आप आंसर शीट में जो सीक्वेंस है क्वेश्चन पेपर का वही फॉलो करो। स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। मैम व्हाट इफ अगर हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर दो, स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो एंड आगे बढ़ो, अपना पेपर अटेम्प्ट करते जाओ, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये, अगर आप ये चाहते हो कि मैम नहीं हम तो ना ये सेक्शन है बाद में करेंगे, एमसीक्यू ही तो है, हम पहले ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चंस करेंगे, तो मैम हम सेक्शन ई से स्टार्ट करेंगे। तो भाई अगर तुमने सबसे पहले लिख दिया सेक्शन ई, ठीक है, तो फिर ये कोशिश करो कि सेक्शन ई के जो क्वेश्चन है वो तो सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करो, समझ रहे हो। तो अगर तुमने सेक्शन ई सबसे पहले करना है अटेम्प्ट, तो क्या करो बेटा, उसका क्वेश्चन नंबर 37 38 39 ऐसे। तुम सेक्शन बी कर रहे हो तो सेक्शन बी में सीक्वेंस वाइज। तो अगर तुम इस तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं एक फ्लो बन जाएगा तुम्हारा भी और एग्जामिनर का भी, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। मोर ओवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो प्लीज एमसीक्यू का पूरा क्वेश्चन लिखना जरूरी नहीं होता और लिखना भी नहीं चाहिए, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तुम्हें सिंपली क्या करना है भाई, तुम्हें सिंपली क्या करना है, ठीक है, तुम क्या लिखोगे आंसर शीट में कि भाई ये क्या है, मेरा आंसर नंबर 1 है, ठीक है, ये मेरा आंसर नंबर 1 है। तो आंसर नंबर 1 मान लो बायो का आ जाता है ना, बायो का नहीं आएगा, केमिस्ट्री का आएगा मोस्ट प्रोबेबली। आंसर नंबर 1 मान लो उसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में जो भी होगा, लेटेस्ट से तुमको ये पूछा गया है कि अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है ना, तो आप क्या लिखोगे, मान लो ऑप्शन बी है ना, बी, तो आप लिखोगे बाइनरी फिजन। मतलब जो भी ऑप्शन दिया होगा, वो जो भी ऑप्शन दिया होगा बेटा, वो पर्टिकुलर ऑप्शन एंड उसका जो ऑप्शन नंबर या जो भी होगा ना, वो आप लिखोगे। समझ गए, समझ गए। तो अगर यहां पे मान लो आंसर 2 है, ठीक है, आंसर 2 है, तो आंसर 2 फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि भाई गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहां होते हैं, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है ईयर, नोज, टंग, आईज, ठीक है, तो टंग होता है, तो ऑप्शन सी टंग। सिर्फ आप इतना लिख कर आओगे बेटा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है,
ये चीज आपकी क्या होनी चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंटेड होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो आपको बेटा लगभग ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए लगभग 2 से 4 लाइन का होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही बेटा 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 7 से 8 लाइन, 7 से 8 लाइन। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 8 से 10 लाइन का आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। एंड केस बेस्ड क्वेश्चन में तो आपको पार्ट वाइज पूछा होगा, आपको उस तरीके से क्या करना है, आंसर करना है। एक और चीज बेटा यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि आंसर की लेंथ को हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज और, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हम पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको पॉइंट्स में लिखकर आए या फिर हम अपने आंसर को पैराग्राफ में लिखकर आए। देखो बेटा ध्यान से सुनना, Until and unless, जब तक आपको पेपर में ये नहीं कहा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, तब तक आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है। आपका आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए, और पॉइंट में भी जब आप लिखोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना जो पूरा पेपर है, ठीक है, उसमें हर क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड कर रहे हो, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछा होता है। पार्ट वाइज कैसे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको ये पूछा होगा what are nephrons, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड राइट इट्स फंक्शन, ठीक है। अब क्या हम पूरा एक ही घिच-पिच करके पैराग्राफ में नहीं लिख कर रहेंगे, है ना, हम पहले बताएंगे एक लाइन में, एक पॉइंट में, है ना, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसका फिर स्ट्रक्चर डिफाइन करें, मतलब एक्सप्लेन करेंगे, फिर थोड़ी सी लाइन छोड़ के फिर, समझ रहे हो, तो इस तरीके से पॉइंट वाइज हमको करना है। पैराग्राफ अवॉइड करने हैं अनटिल एंड अनलेस जब तक हमको शॉर्ट नोट लिखने के लिए नहीं कहा गया है। अगर शॉर्ट नोट लिखना है तो फिर हम पैराग्राफ फॉलो कर सकते हैं। ये तो कुछ बातें हो गई हमारे आंसर शीट की प्रेजेंटेशन की। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो डिस्कस करनी है मुझे वो है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बेटा, हम अपने टाइम को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते और फिर उसके बाद हमको होती है ढेर सारी डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट ये कि काश उस टाइम पे ढंग से टाइम यूटिलाइज किया होता तो हमारा पेपर ना छूटता। सबसे पहली बात तो ये सोच के नहीं जाना है कि भाई 1 घंटा फिजिक्स करूंगा, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा बायोलॉजी। नो, दिस इज अ रॉन्ग मेथड, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच। आपको बेटा कोशिश ये करनी है कि आप लगभग 2.5 से 2.25 घंटे में, है ना, 2.5 to 2 hours 45 मिनट्स में कोशिश करनी है पेपर पूरा खत्म कर देना है। आखिरी के 15 मिनट आपको अपनी रिवीजन के लिए बचाने हैं, और ये आप पेपर कैसे खत्म करोगे 2.5 घंटे में, ये आप तब खत्म कर पाओगे बेटा अपने पेपर को टाइम से पहले, जब आप उसको वो जो 15 मिनट मिले ना रीडिंग वाले, उनको जब आप ढंग से यूटिलाइज करोगे। पेपर को अच्छे से रीड करना है बेटा, ठीक है। उन 15 मिनट में कोशिश कर लेना है, आपको पता लगा लेना है कि भाई एमसीक्यू के आंसर्स और मुझे सबसे पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए कौन सा नहीं, ये डिसीजन आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में लगाना है। और आप अपने उस टाइम को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ओवरव्यू आपका क्या है बेटा, वो स्टार्टिंग के 15 मिनट में हो जाना चाहिए। अब ये जो आपके 3 घंटे हैं भाई, इनको ढंग से यूटिलाइज करना है, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। पहले स्वयं की मदद करें, बाकी बच्चों की, दोस्तों की, यारों की बाद में मदद करना बेटा। बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, मैं ये नहीं बोल रही कि गलत बात है अपने दोस्तों की मदद करना, भाई बिल्कुल करो, पहले अपनी मदद करो, है ना। ये नहीं होना चाहिए ना कि वहां से तुम्हें कोई डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ से डिस्टर्ब कर रहा है, और उनको दिखाने के चक्कर में, बताने के चक्कर में अपना पेपर छूट गया। पहले अपना पेपर अच्छे से कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, और उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई इसने मेरी मदद करी थी तब, आज तो बदला चुकाना है ना, आज तो बदला इसको बदले में मदद करनी है तो तब करना, बट पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है ना, स्टार्टिंग में तो बहुत सजा सजा के लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पहले ही हर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आखिरी में आते आते सब कुछ खत्म, गोल साफ, आखिरी तक आते आते कर ही नहीं पाते। तो बेटा ये सजावट का काम जो है आखिरी के लिए छोड़ देना, जब पेपर को रिवाइज करो उस टाइम पे आप क्या करना बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है उनको अंडरलाइन करने का काम आप आखिरी में करना, ना कि स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि पेपर को सजाना एक सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज ये है कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं राइटिंग, आंसर राइटिंग मतलब जो कंटेंट आप लिख रहे हो अपने आंसर में, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो पेपर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मेक श्योर जब आप अपना पेपर रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन पेपर साइड में रखा हो, रीड योर क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन, और देखो मैंने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो भी पूछा है सब कुछ आंसर किया है कि नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन रीड किया, आंसर रीड किया,
ठीक है। सो ये चीजें क्या है बेटा, छोटी छोटी जो याद रखनी है। और क्या बेटा, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई भी क्वेश्चन तुमको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस छोड़ो, आगे बढ़ो, उस पर अटकना नहीं है। ठीक है, वापस आ जाओ, जब पूरा का पूरा पेपर हो जाए तो उस खाली जगह पे वापस आओ। बी कॉन्फिडेंट, सोचो समझो, कुछ भी लिखने की कोशिश करो। ठीक है, बट रैंडम ये नहीं कि गाने लिखा है, पोयम लिखा है, ये नहीं करना है। ठीक है, कुछ मिलता जुलता याद आ रहा है वो लिख दो। कॉन्फिडेंट रहना, जो भी लिख रहे हो आखिरी में कॉन्फिडेंस लूज करा तो दिक्कत होगी। ठीक है, उसके अलावा बेटा हमारी तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी बच्चों का पेपर बहुत 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 अच्छा होगा। आपको ये बात याद रखनी है कि भाई मैंने पूरा साल बहुत मेहनत करी है। ठीक है, और यही मेरी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं सबको दिखा सकता हूं कि हाँ मैंने मेहनत करी है। ठीक है, एंड बेटा हमेशा याद रखना, क्यों सोचें कि जीवन में क्या होगा, क्यों सोचें कि जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि हाय मेरा पेपर खराब हो गया, अब मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, अब तो मेरी लाइफ खत्म, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इट इज जस्ट एन एग्जाम। व्हाट मैटर इज कि आप अपना कितना एफर्ट और हार्डवर्क उसमें लगा रहे हो। ठीक है, भूल जाओ कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, दोस्त ये कर रहे हैं, क्लासमेट ये कर रहे हैं, पड़ोसी ये कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने लिए कितना एफर्ट ले रहे हो, आप अपने लिए कितना हार्डवर्क दे रहे हो। ठीक है, नाउ और नेवर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ढेर सारा प्यार एंड ढेर सारा आशीर्वाद एंड ब्लेसिंग। रॉक योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय।